हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी हम लोग करेंगे कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट के साइंस एंड मैथ का सेट वन। ठीक है, और ये मैथ का और साइंस का जो मिक्स सेट वन होगा, पूरे 100 नंबर का पेपर है आपका। ठीक है, समझ लो 100 नंबर क्वेश्चन आपके प्रिपरेशन हो रहे हैं यहाँ से। आप इसको कंटिन्यू रखना, आपको एग्जाम में बहुत हेल्प मिलते रहेगा। ठीक है, आप एग्जाम तक बने रहो। बाकी अगर बेसिक से अगर किसी को तैयारी करनी है तो हमारे पेड बैचेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी प्राइस आपके पास है 923 रुपये है। ठीक है, इसके अंदर आपको 10 मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे। हमारी जो मॉक टेस्ट रिसेंट में लॉन्च होने वाली है वो भी, साथ में पूरे सिलेबस की बेसिक से प्रिपरेशन। ठीक है, और मैं एक चीज़ की गारंटी देता हूँ, आपका रिटन एग्जाम आसानी से क्रैक हो जाएगा। और इस बैच से पढ़ के आप डेडिकेटेडली जाते हो तो 100% आपका बैच एग्जाम क्रैक हो जाएगा, 100%। अगर जितनी चीज़ मैं पढ़ाऊँ, अगर उतना चीज़ पढ़ के प्रैक्टिस करके जाते हो तो, क्योंकि मैं जो चीज़ पूछूँ आपसे, अगर वो चीज़ आप बता देते हो पूरे सिलेबस खत्म करने के बाद, तो इसका मतलब है कि आपका रिटर्न क्लियर हो जाएगा 100%। मैं बोल रहा हूँ, 1% भी थोड़ा सा भी कम डाउन मत रखना कि हाँ चांसेस नहीं है, होप नहीं है। मैं 100% की बात कर रहा हूँ। ठीक है, असिस्टेंट कमांडेंट की बैच की ऑफिसर बैच 2.0 है। इसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, A to Z स्टडी ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ से बैच ज्वाइन कर सकते हैं। अगर कि प्रिपरेशन किसी की ठीक है तो हमारी नई जो मॉक टेस्ट है, ठीक है, फुल मॉक टेस्ट 10 मॉक टेस्ट मिलेगी, जिसकी प्राइस 123 रुपये रहेगी। अगर कोई बच्चा बैच में है उसको ये खरीदने की जरूरत नहीं है, उसको बैच में मिल जाएगा। अगर कोई बच्चा बैच नहीं ज्वाइन करता है, वो सिर्फ मॉक टेस्ट करना चाहता है, तो वो हमारी इस मॉक टेस्ट की सीरीज को ज्वाइन कर सकता है। इसमें आपको 10 मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। ठीक है भाई, चलो हम इसको कंटिन्यू करते हैं अब। और एक इंपॉर्टेंट चीज़, आज का जो लेवल होगा इजीएस्ट लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन आएंगे। अगर आज के क्वेश्चन में आप बहुत ज़्यादा नहीं समझ में आ रहा है तो टेंशन मत लेना, मैथ के टर्मिनोलॉजीज में आपको समझाते जाऊंगा बीच बीच में। फिलहाल हम साइंस कर रहे हैं। ठीक है, साइंस एंड मैथ वाले सेक्शन में 15 12 13 14 15 साइंस आते हैं, बाकी के मैथ आते हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट 10 मैथ रहेंगे, और बाकी रीजनिंग मैथ वाले सेक्शन में भी मैथ रहता है, इसलिए साइंस एंड मैथ वाले में 10 से 12 मैथ रहते हैं। ठीक है, आ जाओ। हु इन्वेंटेड द हार्मोन, ठीक है, इंसुलिन यूज टू ट्रीट डायबिटीज। ठीक है, अब अगर इंग्लिश में समझ में नहीं आ रहा है तो आपको समझना होगा, क्योंकि एग्जाम में आपको ऐसे ही रहेगा, हिंदी नहीं रहेगा। ठीक है, ये बस सिंपल सा सवाल है, कुछ नहीं है, कि जो इंसुलिन का खोज किसने किया था। मधुमेह नाम की बीमारी के लिए जो होता है ना, इलाज के लिए इंसुलिन का यूज। ठीक है, इंसुलिन हार्मोन जो है उसका आविष्कार किसने किया था, खोज किसने किया था, तो FG बेंटिंग, मतलब फ्रेडरिक जी बेंटिंग ने किया था। याद रहेगा ये चीज आपको। चलो, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था गाइज, तो उम्मीद है इस चीज को आप याद रखोगे और भूलोगे नहीं। अगर इससे रिलेटेड कुछ और चीजें अगर आप जानना चाहते हो, ये बस याद रख सकते हो कि ये 1921 में खोज किया गया था। ठीक है, चलो, बाकी इसके अलावा कुछ है नहीं मेरे को आपको बताने के लिए। अगले सवाल पे चलते हैं। जहां जहां लगे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं बता दूंगा। टैकोमीटर जो है ना, इज यूज टू मेजर विच ऑफ द फॉलोइंग, रोटेशनल स्पीड, सरफेस टेंशन, रेंज पावर, या फिर ग्रेविटी। टैकोमीटर का यूज किस चीज को मेजर करने के लिए किया जाता है भाई। टैकोमीटर आपने हिंदी में पढ़ा होगा, वेग मापी यंत्र। अब जब वेग मतलब क्या, स्पीड, स्पीड मतलब क्या, स्पीड माप रहा है, तो ऑप्शन में कौन सा है जो स्पीड से रिलेटेड है, रोटेशनल स्पीड, घूर्णन गति। ठीक है, घूर्णीय गति आपने पढ़ा है ना साइंस में, वही चीज तो है रोटेशनल स्पीड। क्लियर है भाई, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज फोटो इलेक्ट्रिक सेल चेंज। ठीक है, जो फोटो इलेक्ट्रिक सेल होता है वो किस चीज को चेंज करता है, आपने पढ़ा होगा ना, बहुत सारी चीजों को। डायनोमो जो होता है वो भी चेंज करता है मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, इसके अलावा सितार होता है, इसके अलावा बहुत सारी मतलब चीजें हैं जो एनर्जी को क्या कन्वर्जन करते हैं। वैसे फोटो इलेक्ट्रिक सेल जो है ना, सोलर फोटो इलेक्ट्रिक सेल क्या करते हैं, ये भी जो है ना आपको लाइट एनर्जी लेते हैं, लाइट एनर्जी लेके इलेक्ट्रिक एनर्जी में क्या कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, कन्वर्जन करते हैं उसका, इलेक्ट्रिक एनर्जी के अंदर क्या करते हैं, उसको कन्वर्ट कर देते हैं वो लोग। याद रहेगा आपको। चलो, और कोई भी यंत्र ऐसा नहीं है ना जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लेके ना और वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ऐसा कोई यंत्र नहीं है। बल्कि मैकेनिकल एनर्जी को लेकर इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है डायनेमो, उसका उल्टा। ठीक है, आगे देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन ऑब्जॉर्व द टॉक्सिक सब्सटेंस प्रेजेंट इन डाइजेस्ट फूड। ठीक है, अब ये कह रहा है सर ऑर्गन मतलब अंग, कौन सा ऐसा अंग है जो एब्जॉर्ब करता मतलब सोखता है द टॉक्सिक सब्सटेंस, जो जो जहरीली चीजें हैं। ठीक है, प्रेजेंट इन डाइजेस्टेड फूड, जो डाइजेस्ट किया, देखो खाना पचने के बाद भी उसमें कुछ टॉक्सिक चीजें अगर रह गई हैं तो उसको कौन खींचता है, कौन सोखता है, कौन उसको एब्जॉर्ब करता है, कौन सा अंग है वो हमारा यकृत है, लीवर है, उसका लीवर का काम है ये। ठीक है, चलो
नेम द एंजाइम इन द ह्यूमन बॉडी विच हेल्प्स इन ब्रेकिंग डाउन कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर वैसे एंजाइम का नाम बताओ जो कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ता है। वो कौन है भाई, बताओ वो कौन सा एंजाइम है? एमाइलेज है, पोटेज है, पेप्टाइज है, ठीक है, लाइपेज है, क्या है? तो ऑब्वियस सी चीज है, एमाइलेज का काम है ये पूछा हुआ सवाल है भाई पिछली बार का। द केमिकल नेम ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस इज फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। अच्छा ठीक है, फ्रॉम द फॉलोइंग, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का ना केमिकल नेम पूछा जा रहा है। द केमिकल नेम ऑफ द प्लास्टर ऑफ पेरिस इज फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। केमिकल नेम क्या है प्लास्टर ऑफ पेरिस का? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेटेड। अब इसका फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है, इसमें कोई भी दो राय मत रखना आप लोग, ठीक है? अगर आपसे फॉर्मूला पूछ दे तो इसमें ये मैंने लिख दिया, ये जान लो, ये पूछ सकता है। इसमें 100% मैं कह रहा हूँ कि ऐसा मत सोचना क्या ऐसा ऐसा सवाल पूछेगा। भाई वो केमिकल रिएक्शन का इक्वेशन देते हैं कभी कभी साइंस में, तो साइंस का लेवल थोड़ा एग्जाम में अच्छा खासा हेवी रहता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश इतना स्ट्रांग कर लो ना कि साइंस और जीके कितना भी अटपटा दे, हमारा रिजल्ट हो जाए उसी के बेसिस पे। ठीक है, हम थोड़ा थोड़ा भी इधर कर ले तो मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश पे हम दबा के फोकस्ड रहेंगे। ठीक है भाई, चलो आगे कह रहा है रस्टिंग ऑफ आयरन इज एन एग्जांपल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। देखो आयरन का जो रस्ट होता है, जंग लगना होता है ना, वो किस प्रकार का एग्जांपल है? बोलोगे सर हमने पढ़ा है ना वो केमिकल रिएक्शन होता है। भाई वैसा मैंने फिजिकल और केमिकल रिएक्शन ऑप्शन में नहीं दिया है, ये ऑक्सीडेशन की वजह से होता है, आपने पढ़ा होगा। ठीक है, ऑक्सीकरण की वजह से हिंदी में पढ़ा होगा, इंग्लिश में उसको ऑक्सीडेशन कहते हैं। आगे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आयरन ऑयर। आयरन का और नहीं है, इसमें से बताओ। सिड्रेट है, मैग्नेटाइट है, हेमेटाइट है, क्यूप्राइट है। भाई एक चीज बताओ, क्यूप्राइट आपने सुना है कॉपर का ऑयर है, एस्क है, एस्क आपने पढ़ा होगा, एस्क वही है ये चीज। ठीक है, क्यूप्राइट तो कॉपर का है, तो ये आयरन का कैसे हो सकता है? बाकी सभी आयरन के हैं, तो हमारा डी हमारा बिल्कुल भी सही आंसर हो जाएगा। ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं। 9th नंबर है, विच ऑफ दिस गैस इज नोन एज मास गैस। ठीक है, इसमें से कौन सा मास गैस के नाम से जाना जाता है? हिंदी में पढ़े हो ना, दहन गैस के नाम से कौन से जाना जाता है? तो मास गैस उसी को तो कहते हैं ना। अगर आप हमारी पेड बैचेस से यहाँ आए हो तो पेड बैचेस में भी सॉइल हमने पढ़ाया था, तो पढ़ाया था ना मास सॉइल, उसमें पढ़ाया था। तो ये चीज क्या है? मिथेन, मिथेन को कहते हैं। ठीक है भाई, चलो विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लॉटिंग इन ह्यूमन। ठीक है, हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड क्लॉटिंग होती है, खून का थक्का बनना होता है, रक्त, तो देखो ब्लड क्लॉटिंग क्या कहते हैं? अगर मान लो कोई हाथ पैर आपका कट गया, तो अगर ब्लड क्लॉटिंग ना हो तो खून बहते रह जाएगा, कुछ देर के बाद देखा होगा आपने खून रुक जाता है और बाहर में थोड़ा सा जम जाता है। वो किसके वजह से? आप कहोगे ना सर विटामिन के की वजह से। ठीक है, एक चीज मैं और बताता हूँ आपको। पता है एक बार 2023 वाले में पूछा गया था, मतलब 2023 में पूछा गया था, वो एग्जाम कब हुआ था एग्जैक्टली मेरे को डेट याद नहीं आ रहा है, शायद नवंबर वाले में पूछा गया था। मैंने दिया था वो जो रिजल्ट मैंने आपको दिखाया था, उसमें पता है विटामिन के नहीं था, उसके में हिपेरिन था। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए हिपेरिन भी होता है ना, ब्लड क्लॉटिंग बनने से रोकता है। ठीक है, हिपेरिन क्या करता है? ब्लड क्लॉटिंग बनने से रोकता है। तो ये पूछा था कि कौन रोकता है, इसका उल्टा पूछा हुआ था। ठीक है, और वो क्या करता है? थ्रोम्बिन को क्या करता है? इनएक्टिव कर देता है हिपेरिन। तो ये चीज भी थोड़ी सी डिपेंड में जाना, डीप में जाना होगा। ठीक है, मेरे को अगर पढ़ाना होगा बायोलॉजी तो थोड़ी सी डीप में जाना होगा, इस चीज को आपको समझना होगा। सवाल को घुमा भी सकता है कि ब्लड क्लॉटिंग को रोकता कौन है, तो आपने पढ़ा होगा ना कि हिपेरिन क्या करता है। कुछ लोग कह देते हैं कि हिपेरिन ब्लड क्लॉटिंग बनाता है, भाई वो ब्लड क्लॉटिंग को रोकता है। ठीक है, और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो हिपेरिन क्या करता है ना, जो आपके ब्लड के अंदर थ्रोम्बिन होता है उसको इनएक्टिव करता है। ठीक है, और थ्रोम्बिन क्या करता है भाई? वो ब्लड क्लॉटिंग करता है। ब्लड क्लॉटिंग कौन करता है? थ्रोम्बिन। और हिपेरिन क्या करता है? उसको रोकता है, थ्रोम्बिन को इनएक्टिव करता है, जिससे कि ब्लड क्लॉटिंग नहीं बनता है। अदरवाइज अगर हिपेरिन नहीं होगा ना तो हमारे ब्लड जब बॉडी के अंदर है वही थक्का बन जाएगा, फिर इंसान ही मर जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फिलहाल ऑप्शन के अकॉर्डिंग विटामिन के होगा। आगे बढ़ते हैं। एलिजा टेस्ट जो है वो एलिजा टेस्ट किस चीज के लिए होता है भाई? एलिजा नाम सुन के मस्त हो गया होगे, एड्स। ठीक है, मतलब एलिसा ये नाम थोड़ी सी अच्छी लग रही है, इसलिए ये एड्स के टेस्ट है वो नहीं कह रहा हूँ मैं, शायद किसी एक्ट्रेस का नाम है क्या, मैं भूल रहा हूँ, ऐसा कुछ नाम है किसी एक्ट्रेस का। ठीक है, एड्स के टेस्ट के लिए होता है एलिजा टेस्ट। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ यंग्स इलास्टिसिटी कोएफिशिएंट। ठीक है, कोएफिशिएंट जो होता है ना, देखो हिंदी में इसको पढ़ते हैं यंग प्रत्यास्थता गुणांक। ठीक है, उसको इंग्लिश में बोलते हैं यंग इलास्टिसिटी कोएफिशिएंट। ठीक है, तो इसका एसआई यूनिट क्या है? तो हम लोग इसको यू पढ़ते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब इसको हम लोग न्यूटन मीटर स्क्वायर यू ना लिख के यू भी लिख देते हैं, न्यूटन स्क्वायर मीटर। ठीक है, इसी को बोलते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर।
ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा सही है। चलो, फिर लाइट इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल कॉल्ड, अरे ठीक है, जो प्रकाश होता है वो किस चीज का बना होता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स का बना होता है। ठीक है, वो पार्टिकल्स को क्या कहते हैं, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, 12th क्लास में फिजिक्स में पढ़ा होगा। ठीक है, लाइट जो हमारे ऊपर आती है ना, वो एक प्रकार की पैकेट के रूप में आती है, फोटोन के पैकेट के रूप में आती है। ठीक है, हमारे ऊपर पड़ती है। ये चीज आपने सुना होगा, नहीं सुना होगा तो सुन लो अभी, और क्या कह सकते हो, वो जो स्मॉल पार्टिकल होती है उसको फोटोन कहते हैं हम लोग। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए यूनिट ऑफ टाइम। ठीक है, अब देखो साइंस बोलोगे सर, आप कह रहे हो 12th में पूछा गया, ऑब्वियस सी चीज है, बायोलॉजी जो है, कुछ कुछ फिजिक्स के क्वेश्चन जो ये 12th लेवल के भी पूछ देते हैं। मैंने दो दो बार एग्जाम क्रैक कर रखा है, तीसरी बार मैंने एग्जाम छोड़ा है, रिटेन एग्जाम के बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं पढ़ाने में व्यस्त रहता हूँ। ठीक है, तो एग्जाम मैं छोड़ता भी हूँ और आगे की प्रोसेस छोड़ता हूँ, क्योंकि मेरे को तो बस एग्जाम के पैटर्न देखने के लिए मैं जाता हूँ एग्जाम देने। तो मेरे को ये सभी चीजें पता है कि वो किस लेवल तक जाके पूछते हैं, तो साइंस के लेवल वो अच्छा खासा जाके पूछते हैं। ठीक है, समटाइम्स हमारा भी दिमाग चक्कर आ जाता है, कंफ्यूज कर देते हैं वो लोग। हालांकि टाइम उसमें इतना अच्छा खासा रहता है ना कि लोग बैठ के आराम से तमाशा देख लेते हैं। ठीक है, चलो कर लेंगे कर लेंगे, थोड़ा सा सोचना जरूर साइंस के क्वेश्चन पे, साइंस और इंग्लिश पे थोड़ा रेस्ट लेके बनाना, जल्दीबाजी मत बनाना। ऑप्शंस को देख के ऐसा नहीं कि लगे ना कि ये ऑप्शन है, बिना ऑप्शन देखो, अगर ए ऑप्शन सही लग रहा हो ना, तो ऐसा इसको आंसर करके आगे मत बढ़ जाना, सारी ऑप्शंस को भी जरूर पढ़ना। एक अच्छा स्टूडेंट जो है ना, क्वेश्चन के साथ सारे ऑप्शंस पे भी फोकस रहता है, क्योंकि समटाइम्स ना पहला ऑप्शन तो सही लगता है, लेकिन एक्चुअली में परफेक्ट आंसर सी या डी में रहे, बी में रहे, तो फिर वो मार्क खा जाएगा। ठीक है, देखो हालांकि इसमें क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूनिट ऑफ टाइम। अब बोलोगे सर टाइम का यूनिट नहीं है वो, बताओ, लीप ईयर, लूनर ईयर, ये तो टाइम के यूनिट है, लेकिन लाइट ईयर क्या है ना, डिस्टेंस का यूनिट है, एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस, जिसको हम हिंदी में खग क्या बोलते हैं, खगोलीय दूरी कहते हैं। ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस को बोलते हैं, तो लाइट ईयर जो है डिस्टेंस मेजरमेंट के लिए है। चलो, फिर है इन विच ऑफ द फॉलोइंग मीडियम डज साउंड ट्रैवल द फास्टेस्ट। ठीक है, जो किस मीडियम में साउंड जो है ना फास्टेस्ट ट्रैवल करता है, भाई सॉलिड के अंदर, कोई भी चीज मैं सॉलिड ले लूं, इसके ऑप्शन को हम चेंज भी कर सकते हैं, मैं यहाँ पे आयरन कर सकता हूँ, वुड कर सकता हूँ, वाटर कर सकता हूँ, एयर कर सकता हूँ। तो फिर मैं क्या करूंगा, तो जो सबसे सॉलिड होगा, बोलोगे सर लकड़ी भी तो सॉलिड है, अरे भैया उससे ज्यादा सॉलिड क्या है, आयरन है। ठीक है, तो इसके जगह पे स्टील भी कर सकते हैं। तो जो सबसे ज्यादा सॉलिड ऑप्शन में रहेंगे, हम चारों के चारों सॉलिड कर देंगे। मैं यहाँ पे आयरन कर सकता हूँ, वुड कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे सुगर कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे आइस कर सकता हूँ। तो सबसे ज्यादा सॉलिड क्या है, आयरन है। तो जो सबसे ज्यादा सॉलिड है उसके अंदर साउंड की जो स्पीड होगी सबसे ज्यादा होगी। क्लियर है भाई। चलो, ऑप्शन को थोड़ा सा चेंज किया जा सकता है, लॉजिक को भी समझना है। आगे जो मैथ क्वेश्चन है, अ मैन कवर्स सर्टेन डिस्टेंस बाय बाइक। एक इंसान है वो सर्टेन डिस्टेंस मतलब निश्चित दूरी को बाइक से कवर करता है। इफ ही कवर्स 25% ऑफ द डिस्टेंस एट द स्पीड ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर, मतलब वो पूरे दूरी का 25% जो है ना, 25 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से वो कवर करता है। रेस्ट 50% ऑफ द डिस्टेंस एट द स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर, बाकी के जो 50% डिस्टेंस है ना, वो 50 किलोमीटर पर प्रति घंटे की स्पीड से जा रहा है। एंड द रिमेनिंग मतलब बचा हुआ डिस्टेंस, ठीक है, एट द स्पीड ऑफ 12.5 किलोमीटर पर आवर, जो बचा हुआ डिस्टेंस रहेगा, आप कितना रहेगा आपको बताना है, खोज लेना आप इसमें से, वो 12.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। फाइंड हिज एवरेज स्पीड ओवर होल जर्नी, ठीक है, ओवर द होल जर्नी। अब उसके पूरे जर्नी में, पूरे यात्रा का आपको क्या करना है, औसत स्पीड बताना है। ये रहा, इजीली हमने हिंदी कर लिया, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं होते हैं, बस टर्मिनोलॉजी को समझना होगा, बाकी चीजें आसान है। देखो अब मैं बताता हूं, मान लेते हैं ना यहाँ पे टोटल डिस्टेंस मेरे को दिया नहीं है, ठीक है, टोटल डिस्टेंस मेरे को दिया नहीं है, ये कह रहा है 25%, ध्यान से सुनो, 50%। अब फिर यहाँ पे बाकी का नहीं पता, तो मान लेते हैं डिस्टेंस 1000 है, 10,000 भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे 1000 मान रहा हूँ ताकि 25% कह रहा है, 50% कह रहा है, तो इसे कटाने में मेरे को आसान रहेगा। मान लेते हैं लेट डिस्टेंस इज इक्वल टू 1000 किलोमीटर। तो मेरा देखो भाई, एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है, ये चीज बताओ, एवरेज स्पीड बराबर डिस्टेंस बाई टाइम। तो मेरे को T1 टाइम 1 कितना लगेगा, पहला 25% है ना, तो 1000 का 25% कितना होगा, 250 किलोमीटर जा रहा है वो, कितना भाई, 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो मेरा T1 लगेगा 10 आवर्स, 10 आवर्स। टाइम 2 कितना लग जाएगा भाई, अब बोल रहा है 50 किलोमीटर, 50% सेकेंड में 50% जा रहा है, तो 1000 का 50% कितना, मेरे को ये करना होता तो मैं बिना पेन उठाए भी कर लेता, बट आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। तो 500 किलोमीटर हो गया हमारा 50%। तो अब ये जा रहा है 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो ये भी मेरा कट के हो जाएगा 10 आवर्स।
तो T1 T2 दोनों मेरा 10 आवर्स हो गया। अब T3 टाइम 3 कितना लग रहा है मेरा, तो भाई रेस्ट कितना बचा देखो 25% 50% दोनों मिलके 75% हो गया। तो बचा कितना और 25% बचा, तो 1000 का 25% बचा कितना 250 किलोमीटर और बचा। तो जिसको वो कवर कर रहा है 12.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो मैं इसको 12.5 ना लिखे 125 लिखता हूँ, ऊपर में 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये मेरे को 2 से कट जाएगा। इसका मतलब T2 मेरा जा रहा है 30 आर की स्पीड 30 घंटे में, सॉरी 20 आवर्स के अंदर, 20 आवर्स के अंदर जा रहा है, 20 आवर्स के अंदर जा रहा है। तो मेरा एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम। तो टोटल टाइम डिस्टेंस मेरा कितना है 1000 किलोमीटर, पहला टाइम मेरा कितना है 10, सेकेंड टाइम भी मेरा 10 घंटा, तो और बाकी का रेस्ट टाइम जो है 20 घंटा। तो 1000 बटा में 40 करेंगे तो मेरा ये कट के 25 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा एवरेज स्पीड। जब भी हमको डिस्टेंस अलग अलग हो, डिस्टेंस अलग अलग, सॉरी स्पीड अलग अलग हो, तो मेरा काम क्या है, मैं पहले टाइम फाइंड आउट कर लूंगा। क्योंकि क्या होता है भाई, अगर देखो एक चीज मैं आपको बताता हूँ, जब भी आपके साथ कुछ ऐसा खेल हो ना एग्जाम में कि यहाँ पे स्पीड दे रखा है स्पीड 1 स्पीड 2 स्पीड 2, इसका मतलब होता है डिस्टेंस बटा में, पता है क्या, डिस्टेंस बटा में स्पीड 1 डिस्टेंस 1 डिस्टेंस डिस्टेंस मतलब टोटल डिस्टेंस जोड़ लो, मान लो अलग अलग है तो डॉट डॉट डॉट, फिर डिस्टेंस 2 बटा में स्पीड 2 डिस्टेंस 3 बटा में स्पीड 3। अब इसका मतलब क्या हो गया, डिस्टेंस बटा में स्पीड का मतलब टाइम हो गया। तो हम क्यों ना टाइम साइड में निकाल के डिस्टेंस बटा टाइम रख लेंगे एवरेज स्पीड की जगह पे, है ना भाई। तो ये हमारा लॉजिक कहता है, जो कि हम आसानी से कर लेंगे, हमको आसानी रहता है, फॉर्मूला रटना नहीं पड़ेगा अगर हम लॉजिक को समझ लेंगे तो। अगर इसमें बहुतों को नहीं समझ में आया ना, तो भैया कॉन्सेप्ट पे फोकस करो, कॉन्सेप्ट खराब है आपका। अब देखो 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। भाई अगर इस सवाल में भी अगर आपको पेन उठाना पड़ रहा है ना, तो फिर प्रॉब्लम है आपके साथ, ठीक है। अब एक बताओ, आप अगर यू रख रहे हो ना, देखो 2 इंटू टेन 45 के साथ 1 रखोगे, कॉस स्क्वायर 30 के साथ √3/2 का स्क्वायर रखोगे, माइनस साइन 60 का वैल्यू √3/2 का स्क्वायर रखोगे, तब कहोगे सर ये प्लस माइनस कट के मेरा 2 बन गया। अगर ऐसा कर रहे हो ना, तो फिर बहुत गंदा प्रैक्टिस है मैथ का आपका, मैं बोल रहा हूँ बहुत गंदा प्रैक्टिस है मैथ का। बोलोगे काहे सर ऐसी बेइज्जती काहे कर रहे हो, अरे भैया साइन 60 और कॉस 30 दोनों का वैल्यू सेम होता है, और एक को प्लस में है एक को माइनस में, तो दो को तो ऐसे ही कट गया ऑप्शन है से बिना पेन उठाए। तो मेरे को tan 45 का वैल्यू रख देना है 2 के साथ, मल्टीप्लाई कर देना है। तो tan 45 का वैल्यू 1 होता है, स्क्वायर करो चाहे कुछ हो करो 1 ही आएगा, 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 2 का 2 आ जाएगा। तो बिना पेन उठाए हम कह सकते थे ऑप्शन ए हमारा सही है। 4 से 5 सेकंड का खेल था इसके अंदर। कहते हैं ना कि मैथ कुछ ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं ट्रिकी, बनाने बैठो तो मिनट भी लग जाएंगे, और समझ जाओ तो फिर सेकंड में भी बन जाएंगे। आगे आ जाओ। अब देखो इफ द, ये सारे क्वेश्चन में कैलकुलेशन है, मैं नहीं कहता हूँ कि सारे मैथ इजी होते हैं, ये सब में कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन करना पड़ेगा, मेंसुरेशन में कैलकुलेशन होता ही है। इफ द स्लैंट हाइट, देखो एक चीज बताता हूँ, स्लैंट हाइट पता है क्या होता है, तिर्यक ऊंचाई जो एल की वैल्यू होती है। आपने अगर कोई कोण है, शंकु है, तो इसका ये जो तिर्यक ऊंचाई है ना, स्लैंट हाइट कहते हैं इसको, ठीक है, ये चीज समझना। स्लैंट हाइट ऑफ अ कोन, कोन का मतलब शंकु, इज 29 सेंटीमीटर एंड इट्स, देखो अगर कोई मैथ हिंदी मीडियम से अगर मेरे साथ पढ़ रहा है ना, तो ये सारे टर्मिनोलॉजीज को लिखते जाओ। अदरवाइज अगर पेड बैच में हो गए तो मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में समझा रहा हूँ तो वो तो समझ जाएगा, लेकिन अगर यूट्यूब से पढ़ रहे हो तो ये सब चीजों को लिखते जाओ। स्लैंट हाइट का मतलब होता है तिर्यक ऊंचाई, कोण का मतलब होता है शंकु, लिखो। इफ द स्लैंट हाइट ऑफ अ कोन इज 29 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 20 सेंटीमीटर, हाइट का मतलब ऊंचाई, सिंपल। फाइंड द रेशियो बिटवीन द मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल सरफेस एरिया एंड द वॉल्यूम, ठीक है, उसके टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम के बीच का ना आपको रेशियो निकालना है, अनुपात निकालना है। भाई स्लैंट हाइट क्या कह रहा है आपसे, देखो चीजें देखो, शंकु है ना, ये कोण है ना, ये तो ये जो है ना आपका ये वाला पार्ट एल है, और जो ऊपर से नीचे तक ये जो है ना ये वाला पार्ट आपका एच है, और ये जो रेडियस होता है ये वाला रेडियस है, ठीक है भाई। तो मेरे को एल की वैल्यू दे रखा है 29, मेरे को एच की वैल्यू दे रखा है 20, तो मेरे से पूछ रहा है स्लैंट हाइट बता दो भाई। तो मेरे को क्या करना है, सॉरी रेडियस पहले निकालना है ना, मेरे को बाद में सरफेस एरिया निकालते रहेंगे, वॉल्यूम निकालते रहेंगे, उसमें रेडियस की वैल्यू मेरे को चाहिए। तो मेरे को क्या चाहिए, एल का स्क्वायर माइनस एच का स्क्वायर। तो मेरे को 29 का स्क्वायर चाहिए भाई उसके अंदर, फिर 20 का स्क्वायर घटा देंगे। 29 का स्क्वायर कितना होता है, 841 होता है, फिर 20 का 400 होता है, इसकी वैल्यू होती है 441, इट मीन्स 21। आर की वैल्यू मेरे को मिल गई 21, ये चीज समझ में आ गया। तो अब कह रहा है रेडियस निकालो। भाई एक चीज बताओ, इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर इंटू एल प्लस आर, यही होता है ना। अब रेशियो निकालोगे, क्या कह रहा है, वॉल्यूम सा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है। तो भाई पाई पाई तो कट जाएगा, है ना, और एक आर इसके स्क्वायर से मतलब एक कट गया,
तो एल प्लस आर बचा मेरे को, रेडियस 1/3 h बचा। तो एल प्लस आर कितना हो जाएगा, 29 + 21 रेशियो 1/3 इंटू 20। और अच्छा एक आर भी है ना यहाँ पे, रुको एक आर भी रह गया, एक तो आर रह गया आर एच। तो आर मेरे को मिल गया 21 एंड क्या था हमारा, हाइट था 20। तो हम ये कह सकते हैं 3 से 7 बार में कट जाएगा, ये हो जाएगा 50/7 इंटू 20, मतलब 0 0 कट गया, मतलब 5/14 हो जाएगा। ठीक है भाई चलो। तो मेंसुरेशन है, टाइम लेगा कितना भी, आप अच्छा प्रैक्टिस करके जाओ, बशर्ते कि आप कैलकुलेशन फास्ट कर सकते हो, इसमें स्टेप्स स्किप नहीं कर सकते हो आप। ठीक है भाई चलो 20 नंबर क्वेश्चन है। अ शॉपकीपर मार्क द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल एट 15,000 रुपीज एंड ऑफर 3 सक्सेसिव डिस्काउंट। सक्सेसिव डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, लगातार डिस्काउंट दे रहा है, पहली बार 5%, 10%, 20% का। ठीक है भाई, तो व्हाट इज द सेलिंग प्राइस, उसकी सेलिंग प्राइस बताओ कितनी है। तो ये तो बेसिक सी चीजें हैं, इसमें कुछ डिफिकल्ट चीज भी नहीं है, खाली सक्सेसिव डिस्काउंट का मतलब होता है लगातार 3 बार डिस्काउंट दे रहा है वो। तो उसका मार्क प्राइस अगर 15,000 था, तो एक बार अगर 5% का डिस्काउंट देगा तो कितने परसेंट बेचेगा, 100 में से 5 घटा लो, 95%। सेकेंड टाइम 10% का डिस्काउंट देगा तो 90% पे, फिर थर्ड टाइम 20% का डिस्काउंट मतलब 80% पे। तो 1 2 1 2, फिर इसका 2 जीरो कटा लो, इसका 2 जीरो कट गया, 1 जीरो और यहाँ से कटेगा। कुछ चीजें रह गई हैं क्या, मैंने जीरो ज्यादा लिख दिया, रुको 1 जीरो मैंने ज्यादा दे दिया यहाँ पे। ठीक है, तो ये तीनों जीरो कट गए। अब मेरे को यहाँ पे ना 5 से 3 बार में कटेगा, ये 5 2 सा इतना, ये 2 से 4 बार में कटेगा, तो मेरे को मिल रहा है 3 95 9 एंड 4। ठीक है भाई चलो। अब मेरे को क्या मिल गया यार, यहाँ पे मैं करूंगा 9 इंटू 4, ठीक है 36 को कर रहा हूँ मैं 3 से, 108 मिल गया। अब देखो चीजें जो है ना काफी इजी, मैं यहाँ पे बताता हूँ। मेरे को ना इनकी वैल्यू मैंने यहाँ पे 108 मिल गया, मेरे को 95 से मल्टीप्लाई करना है, मैं पूरा मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, चीजों को समझना मैं क्या बोल रहा हूँ। 108 को अगर मैं 95 से, चीजों को समझना मैं क्या कह रहा हूँ, एग्जाम में टाइम बचेगा। 95 से मल्टीप्लाई करना तो पूरा नहीं मल्टीप्लाई करना है। मैं देखो यूनिट डिजिट पे जाऊंगा, सबका यूनिट डिजिट 0 है, फिर सेकंड डिजिट देखो 6225 है, तो मैं सेकंड डिजिट फाइंड आउट कर लूंगा। तो 8 को 5 से करूंगा 40 मिल जाएगा मेरे को। ठीक है, अब मैं 8 इंटू 9 करूंगा अगर क्रॉस, तो इसका पे क्या मिलेगा मेरे को, 72 मिलेगा ना। तो मतलब मेरा यूनिट डिजिट 0, फिर सेकंड डिजिट 6, बाकी की चीजें भाड़ में गई। तो मतलब इसकी यूनिट डिजिट, मतलब यूनिट एंड सेकंड डिजिट जो होगा ना 60 होगा। तो 60 मेरे को ए में मिल रहा है, मैं उतना ही करके निकल लूंगा, मेरे को क्या जरूरत है फालतू की चीजों पे मेहनत करना। समझ आ रही है आपको। तो मैंने यहीं से निकाल लिया कि मेरा ऑप्शन ए बिल्कुल भी सही है। ठीक है भाई चलो, ऐसे टाइम बचता है, बस आप देख लो, अगर आपकी प्रैक्टिस हो जाती है इसके ऊपर तो कर लो, नहीं हो पाती है भाई पूरा मेहनत कर लो, और क्या कर सकते हैं। अब देखो कह रहा है द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर्स आर 9 एंड 126 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, फाइंड द लार्जर नंबर इफ रेशियो बिटवीन द नंबर्स 2:7। देखो दो नंबर्स का रेशियो दे रखा है 2:7, उनका एचसीएफ 9 है, एलसीएम जो है ना 126 है, तो आपको वो बड़ी संख्या बताना है। इसके लिए सबसे पहले इनका रेशियो जो है ना, आपको सिंपल सा एक लॉजिक है, देखो दो तरीका है, या तो आप इनको मल्टीप्लाई कर सकते हो डायरेक्टली रेशियो को, या फिर दोनों रेशियो का है ना, फर्स्ट नंबर को मान लो 2x है, सेकेंड नंबर को मान लो आप समझने के लिए 7x है। ठीक है, और फॉर्मूला आपने पढ़ा है एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू क्या होता है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। तो एलसीएम हमारा कितना 9 इंटू 126, और फर्स्ट नंबर हमारा 2x है, सेकेंड नंबर हमारा 7x है। तो भाई ये क्या हो जाएगा मेरे को 14x² बराबर क्या हो जाएगा 9 इंटू 126। तो ये 14 से 9 टाइम्स में कट जाएंगे, तो x बराबर √81 दैट इज 9। तो x की वैल्यू मेरे को 9 मिल गई। तो मेरे से लार्जेस्ट नंबर पूछा गया, तो लार्जेस्ट नंबर 7x है ना, तो 7 इंटू 9 कितना आ जाएगा 63। बस प्यार से बन गया, ये प्यारा सा चीज था, डिफिकल्ट तो बिल्कुल भी नहीं था। आगे बढ़ते हैं। 21 देख कह रहे ना, इफ अरुण कैन कंप्लीट 2/3 ऑफ अ वर्क इन 12 डेज, मतलब एक काम का 2/3 हिस्सा ना अरुण 12 दिन में कंप्लीट करता है, देन इन हाउ मेनी डेज कैन ही कंप्लीट 1/6 ऑफ द सेम वर्क, मतलब उस पूरे काम का 1/6 हिस्सा कितने दिन में कंप्लीट करेगा। भाई सिंपल सा चीज है, 2/3 काम करता है 12 डेज में, तो फुल काम कितना दिन में करेगा, तो 2/3 को उल्टा कर देते हैं हम लोग, इसको डेज से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये पूरा काम जो है 18 डेज के अंदर निपटा रहा होगा। तो 1/6 कितने दिन में करेगा भाई, तो हम लोग डिवाइड दे देंगे ना 18 से,
3 दिन के अंदर निपटा रहा होगा वो, सिंपल है। चलो, फिर कह रहा है द रेशियो ऑफ मंथली इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ अ मैन इज 7:3। एक्सपेंडिचर का मतलब होता है खर्च, और इनकम का मतलब पता ही है आपको, आय। जो आय और व्यय का जो उनका रेशियो है 7:3 है। इफ हिज एक्सपेंडिचर इज ₹5400, मतलब 5400 रुपीज है, फाइंड इज मंथली इनकम। देखो भाई, उसकी एक्सपेंडिचर दे रखा है कितना है, मान लो ना इसका इनकम जो है ना हमारा 7x है, और एक्सपेंडिचर जो है ना उसका 3x है, और इसकी वैल्यू मेरे को दे रखी है 5400। तो मैं 3 से कटाऊंगा तो ठीक है, x बराबर हो गया 1200, ठीक है ना। तो मेरे से क्या कह रहा है कि उसका मंथली इनकम बताओ कितना है, तो हम मंथली इनकम बता ही सकते हैं। मैंने कुछ गड़बड़ किया है क्या? एक्सपेंडिचर है इतना, 3 एकम 3, 3 8 24, ठीक है। यहाँ पे रुको, यहाँ पे हमने एक मिस्टेक किया है, 1800 आना चाहिए था, हमने 1200 लिख दिया था गलती से। तो ये क्या हो जाएगा, 3x की वैल्यू जो थी 5400 थी ना, तो ये 1812 में कट जाएगा, x बराबर 1800 हो गया। तो भाई इनकम वाली वैल्यू में रख दो यार, सिंपल सी है, 7 इंटू 1800, 18 सत्ते 126, 126 पर 00, 12600, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया, इनकम इसका इतना हो गया। मैंने बोला आज का जो सेट है ना इजी लेवल का, ये इजी लेवल के क्वेश्चन है, आगे चल के डिफिकल्ट लेवल के देंगे, ठीक है भाई। देखो कह रहा है ना कि स्टडी द गिवन बार ग्राफ केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग। ये बार ग्राफ है, इसको स्टडी करो और आंसर करो। क्या स्टडी करना है, यहाँ पे दे रखा है इंक्रीजमेंट ऑफ 4 एम्प्लॉय इन रुपीज इन द मंथ ऑफ मई जून एंड जुलाई। इस ग्राफ में ना 4 एम्प्लॉय का ना 3 मंथ का जो है इंक्रीजमेंट दे रखा गया, 3 मंथ में कितना कितना इंक्रीज हुआ उनके सैलरी में। तो अब आगे सवाल यहाँ पे है, व्हाट इज द कमल्स ओवरऑल एवरेज इंक्रीजमेंट इन 3 मंथ, मतलब 3 मंथ में कमल का क्या है भाई। देखो कमल का नाम यहाँ पे है, कमल का मई में कितना हुआ, जून में कितना हुआ, जुलाई में कितना हुआ। अब मैं आ जाता हूँ इसके ऊपर, एक सेकेंड, देखो ये जो ग्राफ है ना ये वाला, देखो कहाँ पे टाई कर रहा है, ये लाइन है इस लाइन और इस लाइन के बीच में। तो ये लाइन देखो क्या है, 70 वाला है, 70 वाला, और ये लाइन 60 वाला है। तो 60 से 70 के बीच में जा रहा है इसका ये ग्राफ। तो कहीं ना कहीं ये क्या है भाई, कमल का ये जो है ना मई के अंदर 65 का होगा, हाफ है तो 65, मई के अंदर कितना है 65। फिर इसका कमल का है ये जो ब्लू वाला लाइन है, इसमें कितना है भाई, ये 50 एंड 60 के बीच में है, तो मतलब ये क्या है 55 है, 55 है। तो ये चीजें समझ में आ रही है आपको। तो कमल का मई में कितना था भाई 65, जून में कितना था भाई 55, जुलाई में कितना था भाई इसका, ये है आपका 70 और 80 के बीच में, मतलब है 75 होगा इसका, क्लियर है, ठीक है। तो जुलाई के अंदर इसकी कितनी थी, 75 थी। तो तीनों को जोड़ दो तो ये हो जाएगा 6 5 11 12 और 7 19, 195। और इनका एवरेज निकालना है, 3 मंथ्स का है तो 3 से डिवाइड कर दो, ठीक है, और 3 5 15, ठीक है 65। तो इनका आ गया इतना, ठीक है ना। तो 65 इनका एवरेज हो जाएगा पूरे कमल का इंक्रीजमेंट का एवरेज पूछा था ना, ओवरऑल एवरेज इंक्रीजमेंट। तो पूरी इंक्रीजमेंट तो 195 है, लेकिन एवरेज पूछा है तो 3 मंथ्स का, तो 3 से डिवाइड कर देने के। चलो फिर ये क्वेश्चन वही है, ये ग्राफ है, ये कह रहे हैं बस स्टडी करो टेबल को। ये टेबल की चीज क्या है, यहाँ पे पढ़ो, द टेबल शो द नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन द 3 ऑर्गेनाइजेशन ड्यूरिंग 3 ईयर्स। 3 ऑर्गेनाइजेशन है PQR, 3 ईयर्स है 18 19 20 में, और ये नंबर ऑफ एम्प्लॉय है, P का कितना थे 18 में, 19 में इतने थे, 20 में इतना, Q में, R में, ये तीनों चीजें दे रखा है। अब सवाल क्या है भाई, व्हाट इज द रिस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन ऑर्गेनाइजेशन P एंड R टुगेदर इन 2019, ठीक है 2019, मतलब P एंड R में 2019 में कितने एम्प्लॉय थे, P एंड R का 2019 में, उनका रेशियो निकालना है विद ऑर्गेनाइजेशन किसके भाई, एंड टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन ऑर्गेनाइजेशन इन Q एंड R टुगेदर इन 2020। Q एंड R के 2020 का, ये 2019 का है, ये 2020 का है। तो P एंड R, तो P कितना था 2019 में भाई 69, R कितना था 2019 में 63, तो 69 प्लस 63 रेशियो Q एंड R का 20 में पूछ रहा है, तो 74 और 90। बस चीजों को जोड़ दो एंड इनका एवरेज निकाल दो। यहाँ पे कहना रिस्पेक्टिव रेशियो, तो ये क्या हो जाएगा 10 12 6 6 12 और 1 13, 132 आ रहा है यहाँ से तो भाई ये, और ये क्या हो जाएगा 64 आ जा रहा है ये, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 के टेबल से 63 बार में कटेगा, या फिर कर ले हम लोग
11 से नहीं कटेगा, चलो 2 से घटाओ, 4 से कट जाएगा, सिंपल है। 4 के टेबल से घटाओ, 4 3 जा एंड 4 3 जा 12, 4 4 जा एंड 4 1 जा 33 41। ठीक है भाई, कट के इतना आ जा रहा है रेशियो इनका, सिंपल। एंड लास्ट क्वेश्चन है, इस ग्राफ को देखते हुए ना, पाई चार्ट कहते हैं इसको, सर्कल है ये, 2021 का दे रखा है, एक फैमिली के पूरे खर्च कितने हैं उनके, ठीक है। इस पाई चार्ट को देख के बताओ, इफ द टोटल इनकम ऑफ द ईयर वॉज 1 लाख रुपीज, ठीक है, देन द डिफरेंस इन द एक्सपेंसेस, उनके खर्च का बताओ, बिटवीन हाउसिंग एंड, देखो खर्च का जो है ना अंतर बताओ, डिफरेंस किन की चीजों पे खर्च यार, बिटवीन हाउसिंग एंड ट्रांसपोर्ट वॉज, हाउसिंग पे कितना खर्च किया उसने, मतलब घर का रेंट वेंट दिया होगा, और ट्रांसपोर्ट पे कितना खर्च किया उसने, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस बताओ। तो जब भी ऐसा देना तो हम एक एक वैल्यू को निकालने से अच्छा है कि हाउसिंग पे देखो यार कितना है हमारा, हाउसिंग पे 15% है, ट्रांसपोर्ट कहाँ लिखा है, इसके अंदर लिखा है, देखो हाउसिंग पे 15%, ट्रांसपोर्ट पे हमारा 5%, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा 10%। अब ये 10% निकाल दो, 1 लाख का 10% कितना होता है, सिंपल से 10,000 होता है, ठीक है, 10,000 होता है। तो 10,000 हमारा हो गया डी के अंदर। क्या ही था इस सवाल के अंदर, मौखिक रूप से कर सकते थे, मतलब ऑरली इसको कर लेते हम लोग। ठीक है गाइस, चलो खत्म हो गया आज का सेट, और कमेंट करके बताओ कितना स्कोर किया आपने, और शेयर जरूर करो कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट के बच्चों के साथ, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले आपको आगे पढ़ाने का। ठीक है, बाकी बैचेस के साथ ज्वाइन कर सकते हो, डिफिकल्ट डबल के क्वेश्चंस कैसे एग्जाम में करने हैं उनके लिए, और मॉक टेस्ट भी है, दोनों में से जो आपको अच्छा लगे करो। A to Z स्टडी ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में। अगर बैचेस ज्वाइन करने में, मॉक टेस्ट ज्वाइन करने में कोई भी प्रॉब्लम आता है, व्हाट्सअप करके पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो क्लिक करके शेयर कर देना।